प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, मेरे पुस्तकों के पाठकों, आज मैं राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन पर प्लेटो के साथ बात करूंगा। प्लेटो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में चिंतन का स्तंभ है। वस्तुतः प्लेटो ही वह विचारक है जिसके द्वारा सबसे पहले व्यवस्थित रूप में राज्य का अध्ययन किया गया। यही कारण है कि प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। प्लेटो ऐसा विचारक है जिनके विचारों के अध्ययन से यह स्पष्ट होगा कि जितने भी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत महत्वपूर्ण विचार दिए गए हैं, वे सभी विचार या तो प्लेटो के समर्थन में अथवा प्लेटो के विरोध में लिखे गए हैं। इसलिए प्लेटो के अध्ययन से ही पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की व्यवस्थित शुरुआत होती है। कहना नहीं होगा कि प्लेटो से पहले भी उनके गुरु सुकरात ने भी कुछ विचार दिया था, लेकिन व्यवस्थित रूप में यदि राजनीतिक चिंतन की और राज्य के अध्ययन की व्यवस्थित शुरुआत होती है तो वह प्लेटो से है। इसीलिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम प्लेटो के विचारों का ही अवलोकन करेंगे और प्लेटो पर हम आप लोगों के सामने 4-5 सीरीज पर मैं काम करूंगा। आज मैं प्लेटो के विचारों का, उनके सभी पक्षों का परिचयात्मक अध्यापन करूंगा। वस्तुतः किसी भी विचारक के विचारों का अगर हम बेहतर अध्ययन करना चाहते हैं तो आवश्यकता इस बात की है कि उस विचारक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। भले ही मैकियावेली के संबंध में यह कहा गया कि अपने समय का शिशु मैकियावेली रहा है। क्यों? डनिंग कहता है कि मैकियावेली अपने समय का शिशु रहा है क्योंकि मैकियावेली के चिंतन पर उसके समय परिस्थिति का बहुत अधिक प्रभाव दिखता है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि न केवल मैकियावेली बल्कि जितने भी विचारकों का आपको अध्ययन करना है तो उसके समय में जाकर झांकना होगा, देखना होगा, क्योंकि कोई भी विचारक अपने समय और परिस्थिति से विमुख होकर, अलग होकर विचार नहीं देता। और एक सीमा तक आदर्शवादी विचारक प्लेटो पर भी यह बात लागू होती है। इसलिए प्लेटो के राजनीतिक चिंतन और दर्शन के बेहतर अध्ययन के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि क्यों नहीं हम प्लेटो के बारे में एक सामान्य जानकारी रखें, उनका परिचय देख लें, तब हम आगे बढ़ें। प्लेटो यूनानी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत महत्वपूर्ण विचारक है और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की व्यवस्थित शुरुआत इसी आदर्शवादी विचारक से है। प्लेटो एक ऐसा विचारक है जो लेखक भी है और यह एक ईश्वरवादी विचारक या एक ईश्वर की बात करने वाले विचारक सुकरात का शिष्य है। जब प्लेटो की आयु 20 वर्ष की थी तो वह सुकरात के सानिध्य में गया। सुकरात जो है सोफिस्ट थे और यूनान में एक सोफिज्म की परंपरा थी जिसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण विचारक होते थे वह घूम घूम कर लोगों के बीच में मानवतावादी बात कहते थे और अपनी जीवन यापन एक संत की भांति वह अपनी जीवन यापन व्यतीत करते थे। और जितने लोग विद्वान और दार्शनिक बनना चाहते थे वे सोफिस्ट बनकर काम करते थे और प्लेटो भी वह सोफिस्ट बनने का प्रयास किया और 20 वर्ष की उम्र में अपने गुरु सुकरात के पास गया। हालांकि प्लेटो और सुकरात के व्यक्तित्व में, सोच में व्यापक अंतर थी। जहां सुकरात जो उनके गुरु थे बहुत हंसोड़ थे, बहुत हल्के में किसी बात को लेते थे, वहां प्लेटो बचपन से ही गंभीर व्यक्ति थे और गंभीरता उनके विचारों में थी। जब प्लेटो 28 वर्ष के हुए उस समय सुकरात को जो है विष का प्याला पिला दिया गया। एनिटस नामक जो शासक था वहां प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी। वह प्रजातांत्रिक व्यवस्था आज वाली प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। उसमें लॉटरी पर आधारित कुव्यवस्था थी जहां पर योग्यता और अयोग्यता की कोई फर्क नहीं होती थी। लॉटरी में जिसके हाथ में जो पद लग गए वही हो जाता था, वहां योग्यता नाम की कोई चीज नहीं थी। और उसी व्यवस्था के अंतर्गत एनिटस नामक शासक था और एनिटस को जब यह मालूम हुआ कि सुकरात अपने शिष्यों के साथ घूमता है और लोगों के बीच यह बताता है कि सभी लोग एक जैसे हैं, चाहे वह गॉड हो या एनिटस हो या हम लोग हैं। यह बात जब एनिटस को मालूम हुई तो उसने सोचा कि यह सुकरात तो हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए उसने सुकरात से पूछा कि स्वतंत्रता क्या है।
सुकरात ने बताया कि राज्य आदेशों का अनुपालन ही स्वतंत्रता है। तो कहा कि आदेश राजा का जैसा भी है उनका अनुपालन स्वतंत्रता है। उसने कहा कि हाँ तो ठीक है, तुम क्या चाहते हो? तो मैं चाहता हूं स्वतंत्रता की रक्षा और समर्थन करना। तो एनीटस ने यह आदेश दिया कि मेरा आदेश है, विष का प्याला, इसको पी लो। और सुकरात ने उसके सामने स्वतंत्रता के लिए विष का प्याला पी लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना का प्लेटो के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। 28 वर्ष की उम्र का प्लेटो था और वह प्लेटो जो बहुत गंभीर और शांत प्रिय स्वभाव का था, उसकी वह प्रवृत्ति एकाएक जो है वह परिवर्तित हो गई। अब प्लेटो जो है विद्रोही और क्रांतिकारी स्वभाव का हो गया। यह ठीक है कि प्लेटो ने व्यवहारिक रूप में क्रांति नहीं की, लेकिन फिर भी वैचारिक जगत में उसे क्रांतिकारी माना जाएगा। इसलिए क्रांतिकारी माना जाएगा, हम लोग आगे जब देखेंगे तो यह पाएंगे कि जो उसने विचार दिया है वहां एक व्यवस्था को हटाकर एक नवीन प्रकार की, एक नई प्रकार की, एक अलग व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इसलिए प्लेटो को एक क्रांतिकारी विचारक कहा जाएगा। जन्म वगैरह के संबंध में बहुत स्पष्टता नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जाएगा कि लगभग 400 ईसा पूर्व प्लेटो का यूनान में जन्म हुआ। प्लेटो की शिक्षा दीक्षा इत्यादि की व्यवस्थित जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जो जानकारी है वह उच्च शिक्षित और दार्शनिक था। उसकी तर्क क्षमता बहुत अव्वल दर्जे की रही। उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की। ऐसे तो कहा जाता है कि लगभग 38 पुस्तकों की रचना की, लेकिन 28 जो उनकी पुस्तकें हैं वह सूचीबद्ध हैं और उनकी विभिन्न पुस्तकों में उनकी सूची दी गई है। लेकिन उनकी 28 पुस्तकों में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है और 3 पुस्तकों का, प्लेटो की पुस्तकों का नाम लिया जाता है। उनमें हम लोगों को स्नातक, स्नातकोत्तर, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग या फिर यूजीसी की परीक्षा में केवल रिपब्लिक में प्लेटो ने जो कहा है उसी का अध्ययन करना है। इसलिए मैं यहाँ पर रिपब्लिक में उनकी दी गई विचारों का अध्ययन करूंगा। रिपब्लिक उनकी प्रथम महत्वपूर्ण पुस्तक है। प्रथम कहा जाता है महत्व के दृष्टिकोण से उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो 10 भागों में विभाजित है। आदर्शवादी पुस्तक है। वह आदर्शवादी इसलिए है कि उसमें राज्य की अनिवार्यता, महत्ता, सर्वव्यापकता की बात की गई है। और वह आदर्शवादी पुस्तक इसलिए भी मानी गई है कि उस पुस्तक के अंतर्गत जो विचार दिए गए हैं उन विचारों को अमल में लाना, प्रयोग में लाना कठिन प्रतीत होता है। कहना नहीं होगा कि जब आगे मैं मूल्यांकन करूंगा तो प्लेटो के बारे में यह बताऊंगा निष्कर्ष के रूप में अंतिम वीडियो में कि प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक है। और आदर्शवादी विचारक कहने का मूल कारण यह होगा कि वह दोनों अर्थों में आदर्शवादी है। जो भी विचारक राज्य की अनिवार्यता, सर्वोच्चता की बात करता है उसे हम आदर्शवादी विचारक कहते हैं। और कहना नहीं होगा कि प्लेटो के द्वारा राज्य की सर्वोच्चता की बात की जाती है। प्लेटो के बाद अरस्तु, रूसो, हीगल, कांट, फिक्टे, टी.एच. ग्रीन जैसे अनेक विचारक हैं जिन्हें आदर्शवादी विचारक माना जाता है, क्योंकि इन विचारकों ने भी राज्य की सर्वोच्चता की बात की है। लेकिन सबसे पहले जिसने राज्य की सर्वोच्चता की बात की और जिसने राज्य का व्यवस्थित अध्ययन किया वह प्लेटो था। इसीलिए आदर्शवाद का जनक या परंपरागत आदर्शवाद का आरंभकर्ता विचारक जो है वह प्लेटो को माना जाता है। प्लेटो इस अर्थ में तो आदर्शवादी हैं ही, और उन्होंने रिपब्लिक में जो बात कही है उसको अमल में लाना बहुत संभव सदृश है, बहुत कठिन है, और उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी न के बराबर मिलता है। इसलिए भी उन्हें आदर्शवादी कहा जाता है। प्लेटो ने एक महत्वपूर्ण दूसरी जो पुस्तक लिखी जो राजनीति विज्ञान के संदर्भ में महत्वपूर्ण है वह स्टेट्समैन है। स्टेटमेंट में के अंतर्गत उन्होंने कुछ बातें लिखी, वह यथार्थवाद की ओर मुड़ चुके थे। बेसिकली प्लेटो के द्वारा सिराक्यूज के जो शासक थे डियोनुसियस, उसको वे दार्शनिक शासक बनाना चाहते थे। किसी व्यक्ति के द्वारा अप्रोच करके उन्होंने सिराक्यूज के शासक डियोनुसियस को वह दार्शनिक शासक बनाने का प्रयास उन्होंने किया। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जब डियोनुसियस ने पूछा कि आखिर दार्शनिक कौन है, तो उसने बताया कि दार्शनिक तो मैं हूं,
क्या सिराक्यूज के शासक ने पूछा, क्या मुझ में दार्शनिक बनने की अभिक्षमता है? तो कहा कि नहीं, अभी तुम में दार्शनिक बनने की अभिक्षमता नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा विकास किया जा सकता है। तो सिराक्यूज के शासक ने प्लेटो से पूछा कि दार्शनिक बनने का क्या लाभ है? तो वह कहा कि जो दार्शनिक होगा उसी को शासन करने का हक है। तो कहा कि अभी दार्शनिक कौन है? तो प्लेटो के द्वारा कहा गया कि मैं ही दार्शनिक हूं। इस बात से सिराक्यूज के शासक डियोनुसियस को यह लगा कि यह तो खुद हमारी शासन को, हमारी सत्ता को हड़पने का प्रयास करता है। इसलिए शासक ने उसको बंदी गृह में डाल दिया और फिर कहा कि यह अगर गुरु नहीं होता तो तुरंत हम तुमको फांसी की सजा देते, लेकिन चूंकि तुमने हमारा गुरु हो, इसलिए तुमको केवल बंदी गृह में डालते हैं। उस बंदी गृह से प्लेटो किसी प्रकार भाग चला, फिर एक मछुआरे के द्वारा बेचा गया, फिर वहां पकड़ा गया, फिर आगे चलकर मछुआरा उससे प्रभावित हो गया और उसकी जो कला और भाषण की जो प्रस्तुतिकरण थी उससे प्रभावित होकर उसको छोड़ दिया और यानी दास बना था, दास से मुक्त कर दिया, वो आगे बढ़ गया। यह सब यथार्थवादी गतिविधियों से जब अवगत हुआ तो इन सब बातों के प्रभाव में प्लेटो ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक स्टेट्समैन के अंतर्गत इन बातों को रखा। प्लेटो के द्वारा एक और महत्वपूर्ण पुस्तक जो लिखी गई, जो आदर्शवादी नहीं यथार्थवादी मानी जाएगी, कहा तो यह तो जाता है कि प्लेटो अपने शिष्य अरस्तु से भी प्रभावित होकर दी लॉज, जिसको दिनमोई कहते हैं, के अंतर्गत कुछ यथार्थवादी बातें रखी और उसमें उन्होंने अपने पहले वाले जो रिपब्लिक में आइडियल स्टेट की बात की थी, आदर्श राज्य की बात की थी, अब आदर्श राज्य से उप आदर्श राज्य, सब आइडियल स्टेट की ओर वह नोमोई या दी लॉज में उतर गया था। ऐसा नहीं, इसके अतिरिक्त भी प्लेटो ने कई रचना लिखी या उनके द्वारा किया गया। एक सोक्रेटिक डायलॉग भी है और सबसे महत्वपूर्ण जो है वह सिंपोजियम है। सिंपोजियम नामक उसने पुस्तक लिखी और उस पुस्तक के अंतर्गत कला और प्रेम से संबंधित बातों को कही। हम लोग प्लेटो को जानते हैं, उनके द्वारा जो कला और प्रेम पर जो बात कही गई है बहुत महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा प्रेम को बिल्कुल ईश्वरीय स्वरूप बताया गया है। हालांकि यूनान में एक ऐसी परंपरा है जो परंपरा उस प्रेम से अलग करती है, फिर भी वह वसनात्मक प्रवृत्ति से अलग हटकर प्लेटोनिक लव की बात करते हैं। उस लव के अंतर्गत जो आदमी है वह केवल ईश्वर की बात करता है, जिसमें किसी प्रकार की स्वार्थ नहीं है। इस प्रकार की उनके द्वारा जो प्रेम की बात की गई है और सिंपोजियम नामक रचना के अंतर्गत उन्होंने एक बात कही है। उन्होंने फैक्टो नामक पुस्तक के अंतर्गत अमरत्व का सिद्धांत दिया है। यानी उनका कहना है कि व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है। एक उदाहरण देकर मैं यह बताऊं, वह कहते हैं फोनेशियन कथा में प्लेटो के द्वारा यह बताया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति भ्रष्ट जीवन यानी कोई पुरुष यदि भ्रष्ट जीवन व्यतीत करता है तो आने वाले दिनों में वह औरत के रूप में जन्म लेता है। फिर कहते हैं यदि कोई औरत भ्रष्ट जीवन, पतित जीवन, गलत जीवन व्यतीत करती है तो आने वाले दिनों में वह पशु के रूप में पुनर्जन्म लेती है। इस प्रकार की बात करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं फोनेशियन कथा के अंतर्गत जो प्लेटो के द्वारा पुनर्जन्म के साथ साथ स्त्री और पुरुष के बारे में बात बताई गई है, इससे स्पष्ट होता है कि प्लेटो भी स्त्री को पुरुष के बाद मानते हैं। फिर भी प्लेटो को नारीवादी कहा जाता है। आगे हम लोग उनके विचारों का अवलोकन करेंगे। चूंकि उन्होंने राजनीति में स्त्री पुरुष को समान हक देने की बात कही है, उनके द्वारा फिर एक अलग प्रसंग आता है जिसमें वह कहते हैं कि कुत्ते और कुतिया में कोई फर्क नहीं है, रखवाली का काम तो दोनों एक ही जैसे करते हैं, इसलिए समाज में नर और मादा के बीच, स्त्री और पुरुष के बीच में अंतर करना भी सही नहीं है।
इतना ही नहीं, उन्होंने साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और साम्यवादी सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने परिवार और विवाह जैसी परंपरागत और नैतिक सामाजिक व्यवस्था को खत्म करने की बात कही है और उसके पीछे उन्होंने स्त्रियों के जीवन में पुनर्सुधार की बात की है। इससे भी स्पष्ट होता है कि वह स्त्री और पुरुष की समानता के समर्थक हैं। स्पष्ट है कि फोनेशियन कथा में जब उन्होंने पुनर्जन्म की बात करते हुए यह बात बता दी कि भ्रष्ट जीवन जीने से पुरुष स्त्री तथा भ्रष्ट जीवन जीने से स्त्री अगले जन्म में पशु होती है, इसे तो स्त्री और पुरुष में फर्क दिखता है, लेकिन दूसरे एक नहीं अनेक ऐसे उनके प्रसंग हैं। और रिपब्लिक में जब उनके हम विचारों का अध्ययन करेंगे और अंतिम वीडियो के अंतर्गत 3 या 4 वीडियो के अंतर्गत मैं प्लेटो की पूरी बात को रखूंगा, तो आपको लगेगा कि नहीं, प्लेटो के मूल्यांकन में कि उसे नारीवादी विचारक कहना ही बेहतर है। आज की 21वीं शताब्दी में जिस रूप में नारीवादी सिद्धांत प्रतिपादित हो रहे हैं और 400 ईसा पूर्व पहले यदि प्लेटो के द्वारा विवाह और परिवार जैसी व्यवस्था को ध्वस्त इसलिए करने की बात की गई क्योंकि वह परिवार और विवाह जैसी व्यवस्था के पीछे नारियों के उत्पीड़न को दिखा और उसको समाप्त करके नारी को उत्पीड़न से बचाने का एक प्रयास किया। राजनीति में उन्होंने स्त्री पुरुष की समान भागीदारी की बात की। उन्होंने सैनिक और सत्ता में किसी प्रकार के स्त्री पुरुष में विभेद नहीं किया और अन्य भी विचार दिए हैं। पूरे अवलोकन से यह बातें स्पष्ट होंगी, उसे यही बातें प्रमाणित होती है कि प्लेटो जो है एक नारीवादी विचारक है। इतना ही नहीं, प्लेटो के द्वारा जॉर्जियस नामक पुस्तक लिखी गई थी। आपको यह मालूम होगा कि 386 बीसी में जब प्लेटो अपनी शिक्षा स्थली दी अकादमी की स्थापना किया और सोचा कि क्यों नहीं हम एक ही स्थान पर दार्शनिक राजा बनाने का काम करें। इसलिए प्लेटो के द्वारा दी अकादमी की स्थापना करके दार्शनिक राजा बनाने की विचार दिया गया। प्लेटो का ऐसा मानना था कि गणित और राजनीति विज्ञान एक दूसरे से घनिष्ठ है। राजनीतिक दर्शन का अध्ययन हम गणित से अलग होकर नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्लेटो ने अपने अकादमी के गेट पर यह लिख दिया था कि कोई भी व्यक्ति गणित के अध्ययन के बिना इस अकादमी में प्रवेश नहीं कर सकता है। स्पष्ट है कि राजनीतिक दर्शन और गणित का घनिष्ठ संबंध था। हम चिंतन में देखेंगे आज जो अंतर्विषयक उपागम आए हैं, उस अंतर्विषयक उपागम जो आधुनिक उपागम है, मैं यह नहीं कहता कि प्लेटो के दर्शन में अंतर्विषयक की चर्चा है। उनके विषय थे संवाद शैली में लिखे गए थे। वह संवाद शैली को ही सर्वोच्च या परम विज्ञान की संज्ञा देते हैं। उनके द्वारा निगमन पद्धति का अधिकाधिक प्रयोग किया गया। आंशिक झलक तो आगमन पद्धति की भी उनके चिंतन में मिलती है। ऐसे विचारक हैं प्लेटो, लेकिन कहीं न कहीं प्लेटो के विचारों में कुछ आधुनिक बातें दिखती है। तभी तो प्लेटो आज की संदर्भ में भी अनेकानेक संदर्भ में हमें प्रासंगिक दिखते हैं। अंतिम वीडियो के अंतर्गत यह बात करेंगे, ज्यादा उपयुक्त होगा, लेकिन उनका परिचय दे रहा हूं तो सबसे आवश्यक है कि हर पक्षों को संक्षिप्त में ही सही उनको लिखें। प्लेटो अपने गुरु सुकरात की मृत्यु के संबंध में एपोलॉजी नामक उन्होंने बुक लिखी और एपोलॉजी नाम की बुक के अंतर्गत उन्होंने बताया कि एक योग्य व्यक्ति की हत्या के पीछे एक अयोग्य व्यक्ति की शासन में उपस्थिति रही है। उन्होंने कहा कि शासन कभी भी योग्य व्यक्ति के द्वारा चलाई जानी चाहिए। वह प्लेटो प्रजातंत्र का विरोध करते हैं। आप कदापि न समझेंगे कि आज की प्रजातांत्रिक व्यवस्था वाली प्रजातंत्र का वह विरोध करते हैं। उनके समय में प्रजातंत्र जो था वह लॉटरी पर आधारित एक कुव्यवस्था थी और उसी कुव्यवस्था में एनिटस नाम का एक अयोग्य व्यक्ति के हाथ में यूनान की एथेंस की सत्ता हाथ में आ गई थी और उसने योग्य उनके गुरु सुकरात की
हत्या कर दी थी। स्पष्ट है कि कहीं न कहीं शासन में जब अयोग्य व्यक्ति होगा तो योग्यता का महत्व नहीं होगा। और प्लेटो ने शासन में योग्य लोगों की बात की और उन्होंने कहा कि शासन के लिए सद्गुण आवश्यक है और ज्ञान ही सद्गुण है, सुकरात से सीखा। हालांकि प्लेटो के चिंतन पर केवल सुकरात का ही प्रभाव नहीं दिखा, पिथागोरस का भी प्रभाव दिखा। पिथागोरस से प्रभावित होकर उन्होंने दर्शन के अध्ययन में राजनीति के अधिकाधिक महत्व की उन्होंने चर्चा की और दूसरे सिद्धांतों पर भी कहीं न कहीं वह पिथागोरस के प्रभाव को दिखाते हैं। मैं एक एक अध्ययन करूंगा तो विचारकों के प्रभाव पर, उनके जो प्रभाव पड़े हैं उनके चिंतन पर, उसको भी मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। प्लेटो के द्वारा भले ही अनेक पुस्तकें लिखी गई है, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, जिन पुस्तकों को आधार बनाकर स्नातक, स्नातकोत्तर, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग में प्लेटो को पढ़ा जाता है, उस पुस्तक का नाम तो रिपब्लिक है। इसलिए हम अपने आप को रिपब्लिक के आधार पर ही प्लेटो को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। प्लेटो को हम क्रांतिकारी, प्लेटो को हम पलायनवादी, प्लेटो को आदर्शवादी, प्लेटो को प्रथम मार्क्सवादी या अन्य संदर्भ में प्लेटो को समझने का प्रयास करेंगे। जब एक एक सिद्धांतों का हम बेहतर रूप में अध्ययन करेंगे तब जाकर आपको प्लेटो बहुत आकर्षक लगेगा और चिंतन की, इतिहास के ही नहीं, चिंतन की बुनियाद पर आपकी पकड़ स्थापित होंगी। इसलिए प्लेटो के परिचय मैंने दे दिया। प्लेटो के द्वारा जो रिपब्लिक लिखी गई है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और जानते हैं उसका केंद्रीय विषय क्या है? उसका केंद्रीय विषय न्याय है। प्लेटो ने कहा कि यदि मैं अपनी पुस्तक का नाम, रिपब्लिक का नाम कुछ दूसरा रखता तो कंसर्निंग जस्टिस था। स्पष्ट है कि प्लेटो के रिपब्लिक जो आदर्शवादी रचना है उसको कंसर्निंग जस्टिस भी कहा जाता है, चूंकि उनके सिद्धांत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत, बुनियादी सिद्धांत जस्टिस है और जस्टिस पर ही उनकी पूरी विचार आधारित है। इसलिए सबसे पहले हम न्याय सिद्धांत को देखेंगे। न्याय सिद्धांत आदर्श राज्य का बुनियादी सिद्धांत है और न्याय को प्लेटो ने बहुत आदर्श और नैतिक रूप में लिया है। मैंने पहले बताया कि प्लेटो अपने समय परिस्थिति से आंशिक रूप में ही सही वह प्रभावित था। वह देख रहा था कि समाज में योग्यता और अयोग्यता के बीच में फर्क नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में कार्यों का स्पष्ट विभाजन नहीं है और चूंकि कार्यों का स्पष्ट विभाजन नहीं है, अयोग्य आदमी योग्य आदमी का काम और योग्य आदमी अयोग्य आदमी का काम कर रहा है। जैसा कि आज भी राजनीति में समान तौर पर दृष्टिगोचर होती है। और जब समाज में योग्यता और अयोग्यता के बीच में फर्क मिट जाएगा, समाज बेहतर नहीं होगा। और प्लेटो अपने समय के समाज में जो कार्यों का अविभाजन था और कार्यों के विभाजन, कार्य निष्पादन में योग्यता नाम की चीज नहीं थी और समाज में अनावश्यक संघर्ष था, उसको दूर करना चाहता था और समाज में सौहार्द की स्थापना करना चाहता था। उसी परिप्रेक्ष्य में प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अंतर्गत वह पिथागोरस से प्रभावित होकर न केवल आत्मा के उन्होंने 3 प्रकार बताए, बल्कि तीनों के आधार पर 3 प्रकार के व्यक्ति और 3 वर्ग की बात की और सभी व्यक्ति और वर्गों के द्वारा आत्मीय गुणों के अनुसार अपने अपने कार्यों के निष्पादन और गैर के कार्यों में हस्तक्षेप के सिद्धांत के अवलंबन की बात की, जिसे न्याय सिद्धांत कहा जाएगा। हम न्याय पर अलग काम करेंगे, आप लोगों के बीच बिल्कुल तस्वीर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। अभी केवल परिचय में दे रहा हूं। प्लेटो के द्वारा जो न्याय सिद्धांत दिया गया, उसके बाद प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत दिया। शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि समाज की बीमारियों को दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम जो है वह शिक्षा है। शिक्षा में उन्होंने संगीत वगैरह पर बल दिया। मैंने कहा अभी कि पिथागोरस से प्रभावित होकर एक तरफ उन्होंने राजनीति और गणित के बीच में सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया था, तो वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा व्यायाम पर और संगीत पर बल दिया गया। वह कहते हैं कि संगीत वह माध्यम और साधन है जिसके आधार पर व्यक्ति की नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता लाई जा सकती है। इसलिए यदि व्यक्ति की प्रशिक्षण 2 रूपों में होती है, तो एक शरीर का प्रशिक्षण है और एक दिमाग का प्रशिक्षण है। और दिमाग का जो
ट्रेनिंग ऑफ माइंड जो है वह संगीत ही है। स्पष्ट है कि हम देखेंगे कि शिक्षा के द्वारा संगीत को महत्व दिया गया है। प्लेटो ने शिक्षा का एक व्यवस्थित वैज्ञानिक प्लान दिया है जिसमें एथेंस और स्पार्टा दोनों की मूल्यों और मान्यताओं विशेषताओं का सम्मिश्रण दिखता है, जहां पर उन्होंने शिक्षा की अपनी योजना के अंतर्गत प्राथमिक और उच्च शिक्षा की बात कही है। आगे अवलोकन करेंगे उनका, देखेंगे। प्लेटो को प्रथम मार्क्सवादी भी कह दिया जाता है। इसके लिए उनके हम साम्यवादी सिद्धांत का अवलोकन करेंगे। वास्तव में पहली बार जिसने साम्यवाद का सिद्धांत दिया है उसका नाम प्लेटो है। हालांकि प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत की मौलिकता पर भी प्रश्न उठाए जाते हैं। हम लोग जो पढ़ेंगे उनका अवलोकन करेंगे, देखेंगे। फिर भी प्लेटो ने साम्यवाद के दो प्रकार बताए हैं, एक संपत्ति का साम्यवाद और एक परिवार का साम्यवाद। संपत्ति का साम्यवाद जो है वह बाद में चलेंगे कार्ल मार्क्स या मार्क्सवादी दूसरे चिंतकों के चिंतन में भी दृष्टिगोचर होता है, लेकिन प्लेटो स्त्रियों की साम्यवाद की बात भी करता है। वह कहता है कि समाज में तीन वर्ग हैं, एक दार्शनिक वर्ग है जिसमें विवेक की प्रबलता है, दूसरी सैनिक वर्ग है जिसमें साहस की प्रबलता है, और तीसरा जो वर्ग है सबसे नीचा वाला वर्ग है जिसमें भूख है, तृष्णा, एपेटाइट की प्रबलता है। और समाज के जो ऊपर वाले वर्ग है दार्शनिक वर्ग जिसमें विवेक की प्रबलता है, और दूसरा सैनिक वर्ग जिसमें साहस की प्रबलता है। इन दो वर्गों को स्त्री की आवश्यकता नहीं है, इन दो वर्गों को परिवार की आवश्यकता नहीं है, इन दो वर्गों को संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। और समाज के तीन वर्गों में इन दो वर्गों को जो ऊंचे वाले वर्ग हैं दार्शनिक वर्ग और मध्य वर्ग जो सैनिक वर्ग, उनको परिवार और संपत्ति से वंचित करने का काम करता है। और इस सिद्धांत को ही साम्यवाद कहा जाता है। जब साम्यवाद सिद्धांत पढ़ेंगे तो न केवल प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत, उनके प्रकार, उनकी विशेषताएं, उनकी आलोचनाएं इत्यादि का अवलोकन करेंगे, बल्कि साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि जो मार्क्सवादी साम्यवादी का सिद्धांत है और जो प्लेटो का सिद्धांत है उसमें क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, उनका भी अवलोकन हम करेंगे। प्लेटो के चिंतन के अंतर्गत दार्शनिक राजा का भी सिद्धांत महत्वपूर्ण है। वह कहता है कि शासन के सर्वोच्च पद पर उसको होनी चाहिए जो बौद्धिक आधार पर समाज में सर्वोच्च हो। आज की तारीख में बिल्कुल राजनीतिक मूल्य अभी निर्धारित करता है कि शासन के सर्वोच्च पद पर, प्रशासन के सर्वोच्च पद पर उसी को होना चाहिए जो योग्य है। किसी अन्य आधार पर सर्वोच्च पद को आवंटित नहीं की जानी चाहिए। आज राजनीति में, प्रजातंत्र में परिवारवाद है, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, अन्य प्रकार की विशेषताएं हैं, और उस आधार पर अयोग्य लोग शासन के सर्वोच्च पद पर सदासीन हो जाते हैं। प्लेटो ऐसी नहीं कहता। प्लेटो के भले ही विचार लोकतांत्रिक आधार पर, आज के लोकतंत्र के आधार पर आलोचनीय हो, लेकिन उस दार्शनिक राजा के अंतर्गत राजा उसको बताया जो कि सर्वोच्च होगा, सबसे योग्य होगा, वह परिवार से, किसी प्रकार की वसनात्मक गतिविधियों से सबसे ऊपर होगा, उसकी कोई अपनी दैहिक आवश्यकताएं नहीं होंगी, तृष्णा पर वह काबू पा चुका होगा, उसमें विवेक के गुण सर्वोत्तम होंगे, द्वंद्ववाद में वह निपुण होगा, सुप्रीम साइंस ऑफ और रियलिटी जिसकी नॉलेज होंगी, और वह 50 वर्ष और उससे अधिक उम्र का होगा। जब हम उनके दार्शनिक राजा का सिद्धांत का अवलोकन करेंगे, बहुत आकर्षक है। मैं आपको बता दूंगा कि बहुत इंटरेस्टिंग यह प्लेटो के विचार हैं और बिल्कुल कहानी जैसा आपको लगेगा। आज थोड़ी सी चूंकि परिचय दे रहा हूं तो ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ी बातें हैं। मैं परिचय इसलिए दे देता हूं कि किसी भी विचारों को बेहतर रूप में जानने के लिए उनका परिचयात्मक अवलोकन आवश्यक है। और मैंने सोचा है कि सबसे पहले राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, एक एक विचारकों का हम करेंगे और सभी विचारकों को बेहतर रूप में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि इन क्षेत्रों में मेरी विद्वता बहुत अधिक है, फिर भी मैं अपनी ज्ञान की सीमा में बेहतर बताने का प्रयास करूंगा। और आपसे इसी दरमियान बात चली है, दिमाग में आई है, तो आपसे मैं शेयर कर दूं कि वह एक पुस्तक लिखी है, उपकार प्रकाशन से मेरी पुस्तक प्रकाशित है यूजीसी की, और उस पुस्तक में हमने जो राजनीतिक चिंतन और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो लिखा है। आपसे अनुरोध है कि उसका आप लोग अवलोकन करेंगे। अन्य पुस्तकें भी महत्वपूर्ण है, जो आप पढ़ते हैं सभी पुस्तक महत्वपूर्ण है, लेकिन वह पुस्तक पढ़िएगा तो मेरे विचारों को और बेहतर रूप में समझिएगा।
खैर, मैं दार्शनिक राजा की बात कर रहा था और दार्शनिक राजा का सिद्धांत आपको बता दिया, और मैं बताऊंगा अलग। फिर दार्शनिक राजा के बाद मैं उसके आदर्श राज्य का सिद्धांत की बात करूंगा। वह वास्तव में न्याय सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत, साम्यवादी सिद्धांत, दार्शनिक राज्य का सिद्धांत, राजा का सिद्धांत देता है, और इस सब सिद्धांतों के माध्यम से अंततः वह एक आदर्श राज्य, आदर्श समाज की, चूंकि राज्य और समाज में फर्क नहीं करता, आदर्श राज्य या आदर्श समाज की खोज करता है। इन्हीं प्रमुख सिद्धांतों का हम लोग अवलोकन करेंगे और तब जाकर प्लेटो का मूल्यांकन करेंगे, एक नारीवादी विचारक के रूप में, प्रथम मार्क्सवादी विचारक के रूप में, आदर्शवादी विचारक के रूप में, प्लानवादी विचारक के रूप में, क्रांतिकारी विचारक के रूप में। इन सब विचारकों का हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि प्लेटो क्या कहना चाहता है। फिर मैं दोहरा दूं कि प्लेटो को स्नातक, स्नातकोत्तर, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग में केवल रिपब्लिक के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। इसलिए मैं भी दूसरे वीडियो में रिपब्लिक को आधार बनाकर उनके एक एक सिद्धांत का अवलोकन करूंगा। आगे नेक्स्ट क्लास में हमारी जो वीडियो होंगी वह न्याय पर आधारित होंगी। मैं पहले भी बता दूं कि उनके न्याय सिद्धांत के अंतर्गत तत्कालीन समस्याएं जो थी उनके संदर्भ में समाज में जो द्वंद्व था उनको खत्म करने और समाज में सौहार्द की स्थापना के लिए ही प्रतिपादित की गई है, और जिसके पीछे पिथागोरस के आत्मा के त्रिविभाग का सिद्धांत रहा है, जहां पर समाज में न केवल आत्मा को उन्होंने 3 प्रकार बताया है बल्कि 3 प्रकार की व्यक्ति बताया है, 3 वर्ग बताया है, और तीनों प्रकार के व्यक्ति और तीनों वर्ग से अपने अपने आत्मीय गुणों के अनुसार कार्यों का निष्पादन संपादन करने की बात कही है। साथ साथ यह भी कहा है कि न व्यक्ति केवल अपने आत्मीय गुणों के अनुसार कार्यों का संपादन करेगा बल्कि दूसरे के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, यह न्याय होगा। मैंने आज केवल प्लेटो पर परिचय दिया है। मैंने इसी दरमियान में अरस्तु के बारे में भी आपको थोड़ी परिचय बता दिया कि अरस्तु इनका शिष्य रहा है और अरस्तु का भी प्रभाव पड़ा अपने गुरु प्लेटो पर, तब जाकर उन्होंने दी नुमोई जैसी पुस्तक लिखी। स्टेट्समैन्स वगैरह में, जिसको पॉलिटिकल्स भी कहा जाता है, पर दियोनुसियस के प्रभाव और उनके द्वारा जो प्रयास किया गया उसमें भी दिखता है। फिर अलग अलग रचनाओं में अलग अलग पक्षों को रखा गया है। निष्कर्षतः हम यही कहकर इनका परिचय समाप्त करते हैं कि प्लेटो पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विचारक हैं। प्लेटो यूनानी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्लेटो जो सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु रहे हैं, उनकी महत्वपूर्ण रचना दी रिपब्लिक है, जो 10 भागों में विभाजित है, और रिपब्लिक में दिए गए विचारों के आधार पर भी हम उनका शैक्षणिक अवलोकन, अध्ययन, विश्लेषण या शोध करते हैं। मैं अपनी ज्ञान की सीमा में नेक्स्ट वीडियो में प्लेटो को आगे बढ़ाते हुए उनके एक एक सिद्धांत की विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा। मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि आप यदि प्लेटो पर हमारे जानकारी को लाभ लेना चाहते हैं तो आप इसे मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में मेरे द्वारा प्लेटो के न्याय सिद्धांत तथा शिक्षा सिद्धांत को संक्षिप्त में स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।